अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी 3 अंक का है। तो महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो बच्चों यदि तीन अंक का ये प्रश्न है तो आपको केवल 3 विशेषताएं इसकी लिखनी है। महाजनपद के नाम से 16 राज्यों का उल्लेख बौद्ध तथा जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में मिलता है। ये संकेत मिलता है कि ये महाजनपद अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे होंगे। इन महाजनपदों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, महाजनपद का विकास 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व के बीच हुआ। नंबर 2, महाजनपदों की संख्या 16 थी। इसमें लगभग 12 राजतंत्रीय राज्य और 4 गणतंत्रीय राज्य थे। नंबर 3, अधिकांश महाजनपदों पर एक राजा का शासन होता था, परंतु गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों पर बहुत से लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। चौथा, महाजनपदों की ये विशेषता थी कि प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी, जो प्रायः किले से घिरी होती थी। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव, प्रारंभिक सेनाओं तथा नौकरशाही के लिए अधिक आर्थिक साधनों की आवश्यकता होती थी। नंबर 5, महाजनपदों को प्रायः लोहे के बढ़ते प्रयोग तथा सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता था। बच्चों 3 नंबर का ये प्रश्न है, तो आपको कोई भी 3 विशेषताएं भी लिख देंगे तो आपको इसमें नंबर मिलेंगे। ये प्रश्न है, वर्णित उत्तर वैदिक काल में कृषि के तौर तरीके में किस तरह से परिवर्तन हुए। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो कृषि में जो अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आए थे, जैसे उपज को बढ़ाने के लिए हल का प्रचलन हुआ और हल जो होता था वो लोहे की फाल का होता था, जिसकी वजह से जो मिट्टी को अत्यधिक गहराई तक खोदा जा सकता था। हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्से में हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो हम लिख सकते हैं कि दूसरा जो तरीका बदला था कृषि का, वो ये था कि हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से भी उपज में भारी वृद्धि होने लगी थी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। उपज बढ़ाने के लिए एक और तरीका अपनाया जाता था, वो था कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों से भी सिंचाई करना। और ये जो सिंचाई के साधन थे वो व्यक्तिगत लोगों और किसान समूह के द्वारा, कृषक समूह के द्वारा निर्मित किए जाते थे। इसके अलावा जो लोहे के फाल वाला जो हल था, उसकी जो प्रयोग था इसके अलावा उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग किसान रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया था, जो ऐसे इलाकों के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। थोड़े से व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा या प्रभावशाली लोग होते थे, जिन्होंने अपने इन कार्यों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया। तो बच्चों इतना पर्याप्त है, आप इतना ही लिखकर आप 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। प्राचीन काल के ग्रामीण समाज को समझने के लिए भूमि अनुदान संबंधी शिलालेख कैसे सहायक होते हैं। तो बच्चों इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि जो भूमि अनुदान के शिलालेख हमें प्राचीन काल में ग्रामीण समाज को समझने में मदद करते हैं। भूमि अनुदान हमें राज्य और किसानों के बीच संबंधों की एक झलक देता है। उदाहरण के लिए कुछ भूमि अनुदान हमें दी जाने वाली चीज़ों और उत्पादों का विवरण देता है, या भूमि अनुदान जो शिलालेख मिले हैं उनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि किन वस्तुओं को भूमि अनुदान में दिया जाता था और किन वस्तुओं को नहीं। भूमि दान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। इतिहासकारों का मानना है कि जो भूमिदान होता था वो शासक वंश के द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी।
उनका जो मानना था कि राजा भूमिदान से अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाता था। राजा का जो शासन था वो सामंतों पर दुर्बल होने लगा था, तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने का प्रयास किया था। और इतिहासकार ये भी मानते हैं कि भूमिदान के द्वारा राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे और अपनी शक्ति का आडंबर भी प्रस्तुत करना चाहते थे। तो ग्रामीण समाज जो थी, ग्रामीण प्रजा थी, इसमें कि ब्राह्मण, किसान और अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे। तो शासकों और उनके प्रतिनिधियों के द्वारा उन्हें कई प्रकार की वस्तुएं भूदान के रूप में प्रदान की जाती थी। अभिलेख से हमें पता चलता है, भूदान के जो प्रमाण मिले हैं उनसे पता चलता है कि ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्गों को शासकों तथा उनके प्रतिनिधियों के द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान की जाती थीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हम इतना लिखेंगे तो 3 नंबर हमारे आराम से मिल जाएंगे। क्रमांक 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 जो 3 अंक का है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 7, अशोक के द्वारा अपने अधिकारियों और प्रजा को दिए गए संदेशों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। यानी कि अशोक के द्वारा जो संदेश दिए गए हैं, जो धम्म नीति अपनाई गई थी और जो संदेश थे वो उस काल में तो उपयोगी थे ही, लेकिन वर्तमान समय में उनकी क्या प्रासंगिकता है, उनका क्या महत्व है, ये हमें समझाना है। तो हम इसकी प्रासंगिकता को निम्न बिंदुओं के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। तो नंबर 1 आप इसमें लिख सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता। अशोक के धम्म में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी को अपने संप्रदाय का गुणगान अथवा दूसरे के संप्रदाय की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दूसरों को हानि पहुंचेगी। नंबर 2, लोक सेवक के कर्तव्य। अशोक के द्वारा सभी संप्रदायों को दान दक्षिणा वितरण करने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, ताकि सभी उन्नति करें और सभी सह अस्तित्व सुनिश्चित कर सकें। वे लोगों को नैतिकता के संबंध में भी शिक्षा देते थे तथा उन लोगों के लिए संदेश पढ़ते थे जो पढ़ने में सक्षम नहीं थे। नंबर 3, विदेश नीति और नम्य कूटनीति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी यानी अशोक की जो नीति थी वो वर्तमान की जो नम्य कूटनीति यानी सॉफ्ट डिप्लोमेसी के दृष्टिकोण से भी प्रासंगिक है। उन्होंने धम्म के बारे में अपने जो विचार प्रचारित करने के लिए अन्य देशों में अपने संदेश भेजे, वो आज भी प्रासंगिक हैं। नंबर 4, सतत विकास लक्ष्य। वर्तमान शासन प्रणाली और प्रशासन में न केवल सामाजिक पूंजी और सद्भाव उत्पन्न होता है अशोक के विचारों से, बल्कि भारत को भी सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। नंबर 6, प्रशासन में मानवीय गुणों का समावेश। अशोक के जो उपदेश हैं या संदेश हैं, ये वर्तमान में जो लोक सेवक हैं, जो शासकीय सेवक हैं, उनको ईर्ष्या, क्रोध, क्रूरता, आतुरता, आलस्य, थकान से मुक्त रहने की सलाह देता है। नंबर 7, अशोक का जो उपदेश है उसका 7वां जो नंबर 6, पर्यावरणीय लोकतंत्र और न्याय। छाया प्रदान करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण का विचार, यात्रियों के लिए अतिथि गृहों का निर्माण और कई स्थलों पर प्याऊ का निर्माण एक सतत जीवन के लिए प्रकृति के महत्व को रेखांकित करते हुए आधुनिक पर्यावरणीय नैतिकता की नींव रखता है। उत्तर में हम लिख सकते हैं कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकाली काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध तथा जैन सहित अनेक धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं और संप्रदायों का उदय हुआ। साथ ही ब्राह्मण धर्म की जटिलताओं के विरुद्ध भागवत धर्म, शैव धर्म और शाक्त धर्म का भी उदय हुआ, जो हिंदू धर्म की एक शाखा थे। 6वीं शताब्दी में ही हम देखते हैं
कि बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक जो ग्रंथ थे उसमें हमें महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग ही संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की थी। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था और इसमें यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। शासकों के काम का भी निर्धारण था कि शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूल करना माना जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं जो कि बहुत क्रांतिकारी थे। इस समय कृषि का भी विकास हुआ और इस समय आर्थिक उन्नति भी हुई। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। 3 अंक में इतना लिखना पर्याप्त है। इसके बाद बच्चों हम अगले प्रश्न पर जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, किन तरीकों से प्राचीन काल में राजा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे? प्राचीन काल में राजा जो होता था उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित तरीके अपनाता था। सर्वप्रथम वे क्या करते थे कि स्वयं को देवी देवताओं से जोड़ लेते थे। यह काम सबसे पहले कुषाण वंश के शासकों ने किया था। राजा अपनी स्वयं की मूर्तियां बनवा लेते थे, वे अपने नाम के सिक्के बनवाते थे और उन्हें चलवाते भी थे। गुप्त वंश के शासकों ने उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए इतिहास, अभिलेखों, साहित्य एवं सिक्कों की मदद ली। कुछ राजाओं ने राजकवियों की सहायता से अपनी प्रशंसा में प्रशस्तियां भी लिखवाई। हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति को, जो सम्राट समुद्रगुप्त के लिए लिखी गई थी, एक उचित व अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, पनपते हुए शिल्प और वाणिज्य तथा मुद्रा के बढ़ते प्रयोग ने मौर्योत्तर काल में उत्तर भारत के नगरों की समृद्धि को प्रोत्साहित किया, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शिल्पकला ने किस तरह से मौर्योत्तर काल में उत्तर भारत के नगरों की समृद्धि को प्रोत्साहित किया। उसके बाद वाणिज्य के बारे में जानेंगे, फिर मुद्रा के बारे में जानेंगे। तो बच्चों नंबर 1, शिल्पकला। इस काल में खनन, धातु एवं शिल्प के कार्यों में पर्याप्त उन्नति हुई। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार इस काल में बुनकरों, रंगरेजों, सुनारों, हाथी दांत पर नक्काशी करने वाले कारीगरों, मूर्तिकारों, जौहरियों तथा लोहारों द्वारा विभिन्न वस्तुओं को तैयार किया जाता था। दूसरा जो पॉइंट है वो है वाणिज्य। वाणिज्य में हम देखते हैं कि इस काल में भारत और रोम के बीच में व्यापार जोरों पर था। इसमें मुख्यतः विलासिता की जो वस्तुएं होती थीं, मणि, रत्न, मोती, मलमल, मसाले आदि भारत से रोम भेजे जाते थे। इसके बाद जो है मुद्रा के बारे में भी हम मुद्रा के बारे में मौर्योत्तर काल के नगरों में विभिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था। सोने के सिक्कों में निष्क स्वर्ण तथा पर्ण थे, शतमान चांदी का सिक्का होता था और तांबे के सिक्कों को काकनी कहा जाता था। कुषाण शासकों ने भारी मात्रा में सोने के सिक्के भी जारी किए थे। सोना, चांदी, तांबा, सीसा तथा रांगा से काठसापड़ नाम का सिक्का बनाया जाता था। सबसे पहले कुषाण शासकों ने ही शुद्ध सोने के सिक्के चलाए जो 124 ग्रेन के थे, किंतु दैनिक जीवन के व्यापारिक लेन देन में तांबे के सिक्कों का ही प्रयोग किया जाता था। हिंदी यवन शासकों के स्वर्ण सिक्कों पर द्विभाषिक लेख होते थे। इनमें एक तरफ तो यूनानी भाषा होती थी, भाषा और उसकी लिपि होती थी, और दूसरी तरफ प्राकृत भाषा व खरोष्ठी लिपि होती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि मुद्रा का भी विकास हुआ। तो मौर्य काल में जो उत्तर भारत के जो नगर थे उनका जो विकास हुआ उसमें शिल्प, वाणिज्य, मुद्रा का बहुत अधिक योगदान रहा था। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11, उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। राजत्व के विचार क्या थे? तो मौर्य काल में राजत्व का एक नया विचार जोर पकड़ने लगा था। ये नया विचार या सिद्धांत दिव्य राजत्व का सिद्धांत था। इस सिद्धांत के तहत राजा अपने आप को ईश्वर से जोड़ने लगे।
स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है कि शासकों ने अपने आप को देवता या देवताओं से उत्पन्न बताया। उत्तर वैदिक काल में शासक अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए यज्ञों का सहारा लेते थे। प्रजा के दिलो दिमागों में अपना नेतृत्व स्थापित करना चाहते थे। इन यज्ञों में राजसी यज्ञ, राज्यारोहण पर जो होता था, वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदान करने के लिए, तथा अश्वमेध यज्ञ प्रमुख होते थे, जिसके माध्यम से राजाओं को दैवीय शक्तियां प्राप्त होती थी। मौर्य शासक अशोक ने भी दैवीय सिद्धांत का सहारा लिया था। हम देखते हैं कि अशोक ने भी देवानाम प्रियदर्शी यानी देवों का प्यारा की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया था। मौर्योत्तर काल में कुषाण शासकों ने भी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की तथा दिव्य राजत्व को अपनाया था। कुषाणों ने मध्य एशिया से मध्य भारत तक विशाल भूक्षेत्र पर लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक शासन किया था। उनके द्वारा प्रचलित दैवत्व की परिकल्पना उनके सिक्कों और मूर्तियों से बेहतर रूप से अभिव्यक्त होती है। मथुरा उत्तर प्रदेश के समीप माट के एक देव स्थान से स्थापित की गई है। कुषाण शासकों की यहाँ पर विशालकाय मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार की मूर्तियाँ अफगानिस्तान से भी मिली हैं। और हम देखते हैं कि जो विम कटफिसिस था, उसने अपने सिक्कों पर शिव की आकृति, नंदी और त्रिशूल आदि का प्रयोग किया है। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि भी धारण की थी और ऐसा करने की प्रेरणा कुषाणों को चीनी शासकों से मिली होगी, जो स्वयं को स्वर्गपुत्र मानते थे। गुप्त काल में राजत्व के विचारों का दूसरा विकास आरंभ हुआ। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित बहुत से बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। गुप्त शासकों के इतिहास के निर्माण में साहित्य, अभिलेखों और सिक्कों की सहायता ली गई है। साथ ही हमने देखा कि गुप्त काल में कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियों का सहारा भी लिया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है के नाम से जो प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति है, जो हरिशेन ने लिखी थी, तो उसमें हरिशेन ने समुद्रगुप्त को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली सम्राट के रूप में अंकित किया है। इसी चलते आपको बता देते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, 6वीं शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा था? ये महाजनपद था और इसका आंसर है मगध। नंबर 2, किसके अभिलेख में भूमिदान या भूदान का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है प्रभावती गुप्त। नंबर 3, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखी थी, जो कवि था, राजकवि था समुद्रगुप्त का। नंबर 4, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर है। नंबर 5, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो इसका आंसर है एरन, सागर जिले में एरन। नंबर 6, सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक कौन था? तो इसका आंसर है कनिष्क। नंबर 7, सबसे पहले अभिलेख किस भाषा में मिले? इसका आंसर है प्राकृत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य बताइए। तो ये पहला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी में भारत 18 महाजनपदों में बटा हुआ था। ये असत्य है, क्योंकि भारत में 16 महाजनपद थे 6वीं शताब्दी में। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, ये सत्य है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना बाणभट्ट ने की थी, ये रॉन्ग यानी गलत है, क्योंकि इसकी रचना प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी, जो कि समुद्रगुप्त का राजकवि था। नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, ये सत्य है। मेगास्थनीज मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में आया था, ये असत्य है, क्योंकि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। बज्जी राज्य एक शक्तिशाली राज्य था जहां राजतंत्र स्थापित था। अब इसके आगे, बज्जी राज्य एक शक्तिशाली राज्य था जहां राजतंत्र स्थापित था। तो ये एक सत्य वाक्य है, क्योंकि बज्जी जो था 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था, यानी यहाँ पर गणतंत्र था। फिर है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था, ये सही है, क्योंकि
मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ था, जिसकी पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी, जो कि बृहद्रथ का सेनापति था, और शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मौर्य काल में दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहते थे। हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। जन सामान्य की भाषा को पाली भाषा कहते थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी व खरोष्टी लिपियों का अध्ययन किया। देवा नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी उपाधि अशोक ने धारण की। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त था। गुप्त शासकों का राज चिन्ह गरुड़ था। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें गुप्त वंश को अपन यदि देखेंगे तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। शुंग वंश में अपन देखते हैं पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। हरेक वंश का जो संस्थापक था वो हरेक वंश का संस्थापक था अजातशत्रु। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। कुषाण वंश का संस्थापक था कनिष्क। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था, और राजराज प्रथम चोल वंशीय शासक था। तो इस तरह से हम ये जोड़ियाँ बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका आंसर है फायान, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के काल में भारत आया था। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम लिखिए। कौटिल्य यानी चाणक्य यानी विष्णुगुप्त, 3 नामों से जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, और इसमें प्रशासन के बारे में बताया गया है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किस झील पर निर्मित बांध का वर्णन मिलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें सुदर्शन झील के ऊपर जो बांध निर्मित हुआ था उसका वर्णन मिलता है। गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में प्रांत को भुक्ति या देश कहा जाता था। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस का राजदूत था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। एक यूनानी लेखक था और यात्री भी था। अशोक किस धर्म का न्यायी था? अशोक बौद्ध धर्म का न्यायी था। स्वर्णगिरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। तो इस तरह से बच्चों आज हमने जो अध्याय 2 राजा किसान और नगर ये प्रश्न बैंक को आज हमने हल कर लिया। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप इनको याद करिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करिए। शुभकामनाएं।